मारू एक बदसूरत बेकार बेवकूफ है जिसे उसकी क्रश से सबसे ज्यादा अपमानजनक अस्वीकार का सामना करना पड़ता है, ठीक आपके जैसा, लेकिन फिर भी वह एक के पॉप आइडल बन जाता है जो पूरे स्कूल में उभरता है। इस ग्लो अप से पहले वह उतना ही भ्रमित था जितना आप हैं, यह मानते हुए कि वह एक ऐसी बड़ी को पा सकता है जो उसकी लीग से बहुत बाहर थी। वह अपने आप में इतना आत्मविश्वासी था कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी क्रश के सामने कन्फेस करने के लिए अस्वीकार कर दिया। लेकिन कर्म ने उसे वापस पकड़ा जब उसने एक सेलिब्रिटी को चुना जो उससे बहुत हॉट था। धोखा महसूस करते हुए उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर एक बदला लेने की योजना बनाई, जिसने भी उसे नफरत की। इसके बाद वह घर लौटता है, लेकिन टीवी पर एबे की बॉयफ्रेंड को देखकर उसे इससे भी अधिक संकल्प मिलता है कि वह उसके बॉल्स को कुचल देगा। अगले दिन वह कुरो से मिलता है ताकि अपनी बदला लेने की योजना के और विवरण साझा कर सके, यह कहते हुए कि उसे एबे की कमजोरी ढूंढनी है और इसे स्कूल के सामने लाना है ताकि सभी देखें कि अलमाइटी काची ने पूरी तरह से बार को कैसे गिरा दिया। कुरो योजना को बढ़ावा देता है, लेकिन उसे बताता है कि इस सब के बाद उसे खालीपन महसूस होगा। इसलिए उसे एक योजना की जरूरत है जो अंत में उसे खुश कर दे। ईमानदारी से कहूं तो कुरो को काची के प्यार का इजहार सुनने से ज्यादा कुछ नहीं खुश करेगा, लेकिन यह केवल उसकी सबसे जंगली ख्वाबों में ही हो सकता है। कुरो फिर सुझाव देता है कि वे एक दूसरे के साथ डेट करने का नाटक करें क्योंकि इससे काची की जलन बढ़ सकती है और वह उसे और अधिक चाहने लगेगी क्योंकि वह उसे बूटले बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही है। वह रिलक्टेंटली सहमत हो जाता है, यह कहते हुए कि वह उसके साथ देखे जाने में बहुत शर्मिंदा होगा, हालांकि यह वास्तव में उसकी लाइन होनी चाहिए। कुरो उसके करीब झुकती है उसे चूमने के लिए और उसे कुछ पोस्ट में स्पष्टता देती है, लेकिन वह अपनी क्रश की छवियों से हॉन्टेड है, इसलिए वह कावर्ड की तरह पीछे हट जाता है। हालांकि वह केवल बाहर 3 स्ट्रोक के लिए ही टिका रहता। मारू निराशा में चिल्लाता है और जोर से शाप देता है क्योंकि वह उस खून से भरी एबे को नष्ट करने की योजना बनाता है। हालांकि वह चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि एबे वहां सभी समय से खड़ा था। और भी बुरा, एबी उसे नाम से पहचानता है और उसके बचपन के अभिनय करियर के बारे में जानता है। एबी मारू से पूछता है कि जब वह इतना सफल था तो उसने अपने अभिनय करियर को क्यों छोड़ा, क्योंकि वह उसका सबसे बड़ा फैन था और उसने उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने के लिए प्रेरणा के रूप में लिया। लेकिन क्योंकि एबी इतना अनप्रतिभाशाली था कि उसे फिल्म के कास्ट में भी एक एक्स्ट्रा के रूप में नहीं माना जाएगा, वह एक नफरत करने वाला बन गया और स्टॉकिंग को एक नए स्तर पर ले जाकर मारू के स्कूल में नामांकन करा लिया। वहां उसे पता चला कि काची मारू की क्रश है, इसलिए एबी ने उसकी जी हाँ की और उसे डेट करने के लिए मनाया, बस मारू से बदला लेने के लिए जो वह कभी अभिनेता नहीं बन पाएगा। मारू गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि काची को इस आदमी में क्या दिखता है क्योंकि वह तो कुछ भी नहीं है। एबी इस स्थिति को और भी खराब कर देता है जब वह अगले फेस्टिवल में काची को इजहार करने की घोषणा करता है। यह जीन है। तोमो अपने करीबी दोस्त तेत्सु से मिलता है ताकि उसे सांस्कृतिक महोत्सव में एक अभिनेता के रूप में साइन अप करवा सके। ठीक तभी कुरो अंदर आती है और उसे अपने इंस्टा पोस्ट्स को नजरअंदाज करने के लिए फटकार लगाती है जब से उन्होंने डेटिंग शुरू की है। वी क्लास यह देखकर चौंक जाती है कि यह लूजर वास्तव में किसी से डेटिंग कर रहा है जिससे वे केवल अपने सबसे जंगली सपनों में बात करने का सपना देख सकते हैं। काची उसे एक निराशाजनक नजर से देखती है जो दिखाता है कि उसने पुरुषों में कितनी विश्वास खो दी है। इसलिए मारू घुटनों के बल बैठकर उसके माफी मांगता है। वास्तव में वह सिर्फ माफी मांग रहा है क्योंकि उसे उसकी मदद की जरूरत है और उनके आने वाले स्कूल नाटक के लिए एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखने के लिए। वह मीठे से स्क्रिप्ट लिखने की पेशकश करती है, लेकिन उसे एक पागल रकम बिल देती है और उसे अपना नंबर देती है। बाद में वह उसे हिट करती है ताकि वे स्क्रिप्ट के विवरण पर एक कॉल के दौरान चर्चा कर सकें, लेकिन वह अपने पहले बार के समय में एक वर्जिन की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। उसके पास जो कुरो है जो पड़ोस में रहती है, खाने के लिए अंदर आती है। उसका घर गंदा है, इसलिए वह उसकी सफाई में मदद करती है, लेकिन वह मारू की बचपन की एक फोटो देखती है जिसमें वह एक अभिनेता के बेटे के साथ खड़ा है। वह उस लड़के के साथ अपने रिश्ते को समझाता है, लेकिन कुरो यह नहीं मानती कि वह लोकप्रिय लोगों के साथ घूमने के लिए इतनी हिम्मत कर सकता है। ठीक तभी काची का कॉल आता है और वह झूठ बोलता है कि वह तेत्सु से बात करने वाला है, फिर अपने कमरे में जाता है। हालांकि कुरो दूसरे कमरे से चिल्लाती रहती है और उसे काची के साथ इस बातचीत का आनंद नहीं लेने देती। इसलिए काची कहती है कि जब वह कॉल खत्म करेगा तो वे बस लाइब्रेरी में बात करेंगे और कुरो को सच बताने पर वह उसे बताता है कि काची वास्तव में ऐसा व्यवहार कर रही है। और यह दिखता है कि उसकी अच्छी सहानुभूति वास्तव में एबी के साथ एक जॉइंट प्लॉट है ताकि मारू को नुकसान पहुंचा सके। इसके अलावा काची द्वारा लिखी जा रही स्क्रिप्ट केवल वास्तव में मारू को हारने के अंत में लाने के लिए एक साजिश हो सकती है। इसलिए कुरो मारू को अभिनय से हतोत्साहित करती है, लेकिन उसे आश्वासन देती है कि वह उसे पसंद करती है, भले ही वह बेकार हो। वे सभी कोजी हो जाते हैं और मारू कुरो को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कावर्ड की तरह बाहर खींच लेता है।
लेकिन वह उसे आगे बढ़ाने पर मजबूर करती है और क्लाउड 9 तक उसे ले जाने वाली है जब काची का संदेश उन्हें रोकता है। बाद में वह स्कूल जाता है ताकि अपने डायलॉग का अभ्यास कर सके, लेकिन अचानक स्टेज पर बेहोश हो जाता है और क्लिनिक में काची के पास जागता है। मारू माफी मांगता है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन काची उसे बताती है कि कोई बात नहीं और उसे दिखाती है कि उसने स्क्रिप्ट पूरी कर ली है। वह उसका धन्यवाद करता है, लेकिन वह उसे बताती है कि पहले उसे कैश में भुगतान करना होगा इससे पहले कि वह उसे दे। वह जिंदगी के लिए भीख मांगता है क्योंकि वह इतना गरीब है कि वह कूपनों पर जीवित रहता है, लेकिन काची उसे बताती है कि वह पथेटिक बनना बंद करे और फिर वह अपना मन बदलती है। वह कहती है कि उसका भुगतान इस बात के लिए होगा कि उसे बताना होगा कि उसने बचपन में अभिनय क्यों छोड़ा। मजबूरन मारू बताता है कि यह सब तब हुआ जब वह और उसकी मां एक ड्रामा में मां और बेटे के रूप में एक रोल पर थे, लेकिन उसे एक एक्सीडेंट में शामिल किया गया था जिसने उसकी जिंदगी छीन ली। इसके बाद मूवी लगभग कैंसिल हो गई, लेकिन मारू ने अपनी मां के लिए आगे बढ़ने की प्रार्थना की। इसलिए वे फेम में आए, रिकॉर्ड तोड़े और कभी दूसरा सीजन नहीं लाए, ज्यादातर क्योंकि मारू अपनी मां की मौत से उबर नहीं पाया। जब वह अपनी कहानी खत्म करता है, काची आंसुओं में है और उसे मूवी स्क्रिप्ट देती है और फिर चली जाती है। इस दौरान कोरो उस बातचीत को सुन रही होती है और ऐसा लगता है जैसे वह जलन से मरने वाली है। घर लौटते समय काची अपनी बचपन की यादों में खो जाती है, याद करती है कि कैसे वह एक बिना टैलेंटेड बच्ची थी और मारू की सबसे बड़ी फैन बन गई। इतना कि उसके पापा उसे मिलने ले गए। वे दोस्त बन गए और उसने उसे वादा किया कि वह उसे अपने नाटकों में स्टार बनाएगी जो वह लिखेगी। लेकिन एक दिन मारू ने उसे पोस्ट कर दिया और उसने अपने आप को अपग्रेड करने की कसम खाई ताकि वह उसे छोड़ने का प्रतिशोध ले सके। काची समझती है कि जो वह महसूस कर रही थी वह प्यार था और मारू वास्तव में उसका पहला प्यार है। आंसुओं के साथ वह अपने प्यार को आंतरिक रूप से स्वीकार करती है और मानती है कि प्यार एक शाप है। इसी बीच कोरो अभी भी इस विचार के साथ नहीं है कि मारू अपने प्रदर्शन के बाद काची को प्रपोज करे। इसलिए वह उसे डिस्करेजेस करती है, यह सुझाव देकर कि काची उसे मना कर देगी। लेकिन मारू उसे कहता है कि वो चिल करे, क्योंकि वह बस मस्ती के लिए कर रहा है और उसे बताता है कि वह तेत्सु के साथ प्रैक्टिस कर रहा होगा, इसलिए उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। फेस्टिवल का दिन आखिरकार आ गया और शून्य मारू को चेतावनी देता है कि वह खाना बना रहा है और परिणाम मारू की आत्मा को चकनाचूर कर देगा। बाद में सब लोग आते हैं और मारू को एक बड़े लड़के से बुरी तरह पिटाई होती है जिसे कोरो पर क्रश है, लेकिन वह काची की तलाश में है। तेत्सु इसे नोटिस करता है लेकिन उसे बताता है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है और जब वह उसके पास जाता है तो उसे एक क्रिप मिलता है जो अपना चेहरा दिखाने से मना कर देता है। उस आवाज को पहचानकर वह जान जाता है कि यह शिरो है, एक बचपन का दोस्त जिससे उसने काफी समय से संपर्क नहीं किया। वह उसके करीब जाने की कोशिश करता है लेकिन शिर पीछे हट जाता है, उसे छोड़ने के लिए कॉन्फ्रंट करता है और उसे याद दिलाता है कि उसने उसे जिस नाटक में काम करने का वादा किया था। वह उसे बताता है कि वह वास्तव में खुद को सुधारने गया था और सबसे बुरा राइडर बन गया। फिर वह सीढ़ियों से नीचे चलता है और अपना असली रूप काची के रूप में प्रकट करता है। यह पता चलता है कि मारू हमेशा शिर को एक लड़का समझता था क्योंकि उसने उसका नाम गलत सुना था और ईमानदारी से उसके बचपन की तस्वीरें काफी बदसूरत थीं। काची उसे बताती है कि उसने खुद को सुधारा क्योंकि वह एक मजबूत वापसी चाहती थी, लेकिन उसे पता चलता है कि कोरो इनारू था और उसे निराशा हुई। जब वह जाती है तो वह उसे प्रोत्साहित करती है कि वे अपने पहले स्क्रिप्ट पर अच्छा अभिनय करें। और अपनी राह में वह सीढ़ियों पर कोरो से मिलती है। वे एक दूसरे के खिलाफ अपनी प्रतिद्वंद्विता फिर से जगाते हैं और कोरो कहीं से मारू में जलन का कारण बन जाती है। बाद में वह उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारती है कि उसका दिमाग रीसेट हो जाता है और कहती है कि यह उनकी नकली रिश्ते का अंत होना चाहिए। दुख की बात है, वह चली जाती है और उसे बताती है कि वह स्टैंड से उसे देखेगी और सपोर्ट करेगी। कन्फेशन इवेंट शुरू होता है और बहुत से लोग स्टेज पर जाकर अपने क्रश को बुलाते हैं। अंततः एबी की बारी आती है और पूरा हॉल हंगामे में है जब वह काची के लिए अपना प्यार एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस के साथ इजहार करता है। हालांकि उसे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि वह अभी भी प्रदर्शन कर रहा है, मार स्टेज पर चलता है और चुनौती स्वीकार करता है, सबको चौंका देते हुए जब वह अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करता है। उसके प्रदर्शन के बाद मार हॉट हो जाता है और पूरी तरह से एबी से स्पॉटलाइट चुरा लेता है। फिर वह काची को अपना प्यार इजहार करता है। वह कहता है कि वह वास्तव में काची से प्यार करता था, लेकिन उसे उसके ए के साथ रिश्ते पर जलन हुई और उससे बदला लेना चाहता था। फिर वह यह स्वीकार करता है कि जो वास्तव में उसके लिए मायने रखती है वह कोरो है और वह एक बेतुके इडियट की तरह चिल्लाता है कि वह उससे प्यार करता है। यह सदमा बहुत बड़ा है और सबको आश्चर्यचकित करता है। मारू आगे बताता है कि कोरो हमेशा उसकी ओर तब होती है जब हालात कठिन होते हैं।
आप सोचेंगे कि इससे उसे मानना चाहिए, लेकिन वह उसे बुरी तरह से मना कर देती है और उसे गहरे सदमे में छोड़ देती है। पूरे इवेंट के बाद तेत्सुए से मिलता है और पूछता है कि उसने इस पूरे मुरुकाची सागा में बुरा आदमी क्यों निभाया। और वह कहता है कि यह इसलिए है क्योंकि वह काची को बताना चाहता था, जो उसकी बहन की तरह है। जाहिर है, वे कभी डेटिंग नहीं कर रहे थे और बस दिखावा कर रहे थे ताकि मारू जलन करे। वास्तव में एबी वास्तव में मारू का बड़ा फैन है और खुश है कि उसे कम से कम फिर से अभिनय करने को मिला। कोरो ने मारू को ठुकरा दिया क्योंकि वह उससे पहले के समय में उसे ठुकराने का बदला लेना चाहती थी। इन सभी में मारू सबसे बड़ा हारने वाला है और एक निराश नासमझ की तरह रोता रहता है। इवेंट काफी समय पहले खत्म हो गया है, लेकिन मारू अभी भी अपनी पूरी स्कूल के सामने असल में दफन होने के डर को नहीं हटा पा रहा है, जो उसे इतना परेशान करता है कि उसे बुरे सपने आते हैं। लेकिन वह इस मामले में अकेला नहीं है, क्योंकि कोरो भी अपने को सजा रही है कि उसने मरी को बर्बाद कर दिया, हालांकि वह वास्तव में अब भी उससे प्यार करती है। काची इससे भी बुरी स्थिति में है और यह नहीं सहन कर सकती कि उसने इस सब में इग्नोर कर दिया, भले ही उसने उसे पाने के लिए थोड़ी योजना बनाई हो। दिन के अंत में किसी भी महिला ने मारू को दोष नहीं दिया, जबकि वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा है और सोचता है कि वह स्कूल में कैसे दिखेगा। मामलों को और खराब करने के लिए अगले दिन तेत्सु मारू को दिखाता है कि वह वायरल हो गया है और सभी उसे 1 मिलियन बार डंप होने वाले व्यक्ति के रूप में गालियां दे रहे हैं। मारू गुस्से में आ जाता है और तेत्सु को दूसरी तरफ भेजने वाला होता है जब एक क्यूटी क्लास में आती है और उस पर कूद जाती है। वह जाहिरा तौर पर मोमो नाम की एक और सेलिब्रिटी है जिसे मारू जानता है और है। उसे बहुत याद किया जब तक उसके स्टेज पर वायरल डिस्प्ले का रिलीज नहीं हुआ। काची और कोरोरो जलन से भरे हुए हैं और मारू से स्पष्टीकरण मांगते हैं, लेकिन मोमो चुलबुली होकर उन्हें उसकी एक्सेस कहकर बुलाती है और आश्वस्त करती है कि वो यहाँ पुराने बूढ़ियों से छुटकारा पाने आई है। महिलाएं नाराज हो जाती हैं जैसे कि यह सच नहीं है, लेकिन मारू समझाता है कि वो कभी उसके लिए भाई की तरह था और उसे कुछ एक्टिंग स्किल्स सिखाता था। मोमो जोड़ती है कि मारू ने उसे सिर्फ वही नहीं सिखाया, बल्कि वो कुछ और भी सिखा रहा था, जैसे वो चीजें जो आप अपनी गर्लफ्रेंड को सिखाते हैं जब कोई नहीं देख रहा। और तो और, मोनो स्वीकार करती है कि मारू असल में उसका पहला प्यार है। पूरे कंफ्यूजन के बाद मारू टेत्सु को माफ करता है जब वो पिज्जा के लिए भीख मांगता है, जो एक और बाउंसी क्वीन लेकर आती है, जो आती है और खुद को रेना बताती है। वो मारू को बताती है कि जब भी उसे कोई सेवा चाहिए हो तो उसे बेझिझक संपर्क करे, हालांकि उसे केवल उसकी सॉसेज चाटने की जरूरत है। असल में उसने पिज्जा इसलिए लिया क्योंकि उसने देखा कि मारू शायद अगला सेलिब्रिटी हो सकता है और वो क्लोजर पाकर कैश आउट कर सकती है। तभी काचीमुरू के पास आती है एक चौंकी हुई लुक के साथ, लेकिन वो कुछ कहने से पहले उसकी क्लास में डॉग्स जलन से भौंकने लगते हैं। वो फिर उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ बाहर जाना चाहेगा और पूरा माहौल 1 मिनट के लिए ठहर जाता है क्योंकि ये तो आलमटी काची है। उसकी दोस्त मेयो समझाती है कि ये वाक्य गलत निकला और काची का असली मतलब है कि वो चाहती है कि मारू को अपने डैडी से मिलवाए, जो कभी उसका स्पॉन्सर था। वो सहमत होता है और कोरो अंदर आती है, लेकिन काची द्वारा ताना देने के बिना नहीं। जैसे ही वो उसके करीब आती है, मारू का पीटीएसडी उसे काबू कर लेता है और वो एक छोटे पपी की तरह काची के पीछे छिपने लगता है। काची कोरो पर चिढ़ाती है और उसे मारू से दूर रहने की चेतावनी देती है, वरना वो उसे अफ्रीकी वुडू से खत्म कर देगी। बेचारी लड़की बेबस खड़ी रहती है और आंसू भरी आंखों से चली जाती है। बाद में तेत्सु कॉल करता है और उसे बताता है कि वो अब ऑनलाइन वायरल टॉपिक नहीं रहा। उसने कोरोरो के बारे में पूछा, जाने के लिए कि क्या उसने उसके बारे में चेक किया है या नहीं। मारू समझाता है कि वो न तो नाराज है और न ही कुछ, बल्कि बस थोड़ा डरा हुआ है कि उसने सोचा कि वो बेस्टीज हैं, फिर भी वो समहाउ उसके इमोशंस को पूरी तरह से समझने में असफल रहा। इस बीच तेत्सु ने कॉल स्पीकर पर रखी है और जब कोरो यह सुनती है तो उसे मारू के भावनाओं के बारे में कुछ आश्वासन मिलता है। जब वो घर लौटता है तो उसे दरवाजा खुला मिलता है। बस मोमो को एक मेक्ड कॉस्प्ले में देखकर स्वागत किया जाता है, जो उसे कुछ भी खाने की पेशकश करती है, जिसमें उसका चेरी भी शामिल है। वो सोचता है कि उसे उसकी चाबी कहाँ से मिली, लेकिन वो विषय से बचती है और उसे अपनी माँ से सीखे गए रेसिपीज का डिनर परोसती है जब वो पास हुई थी। मारू को समझ आता है कि वो वही थी जिसने पैपराजी को शांत किया था। उसकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में उलझन में मारू उससे पूछता है कि वो उसके यहाँ क्यों है, तो वो समझाती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है। मारू सोचता है कि वो गहरे में है, लेकिन वो उसे एक कार्ड देती है जो इंडस्ट्री के किसी टॉप डॉग का है, जो उसे मारू को फिर से स्पॉटलाइट में लाने की जिम्मेदारी सौंपती है। वो उसे कूरो के लिए एक दूसरा कार्ड भी देती है, क्योंकि बॉस ने उसकी टैलेंट में रुचि विकसित की थी जब उसने वीडियो देखा। तभी कोरो की बहनें घबराई हुई अंदर आती हैं और बताती हैं कि कोरो सच में पागल हो गई है और उसे कुछ तरह की अमनेशिया हो गई है। वो घबरा जाता है और स्पष्टीकरण मांगता है। फिर वो उसे बताती हैं कि वो असामान्य तरीके से खा रही है और चीजें
मोमो उन्हें रोकती है और बहनें उन्हें एक सीरियल वुमनाइजर होने के लिए जिंदा उबालने का सोचती हैं, खासकर उनकी सबसे बड़ी बहन मिदोरी। हालांकि वो समझ जाती हैं कि मोमो एक सेलिब्रिटी है और थोड़ी सिंपी हो जाती हैं मिदोरी को छोड़कर। बाद में मोमो उन्हें पीछे छोड़ देती है और मिदोरी कोरो की स्थिति के बारे में बात करना जारी रखती है, कहती है कि वो अपने जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं कर पा रही है, जब उसे मारू द्वारा अस्वीकार किया गया था से लेकर उस समय तक जब उसने फेस्टिवल में उससे वापस लिया। इस बिंदु पर बहनें कहती हैं कि उसे जीवित रहने का हक नहीं है जब वो सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा हुई थी। छोड़ने से पहले एक बहन उसे बताती है कि वो उसे गर्वित महसूस कराएगी अगर वो शो बिजनेस में वापस आता है। हालांकि वो लोकी दुखी होगी क्योंकि वो उसे मिस करेंगी, लेकिन वो जोर देती हैं कि उसे समझदारी से चुनना चाहिए और एक सकारात्मक मानसिकता के साथ। सुबह कुरो मारू से माफी मांगती है और कहती है कि उसे फेस्टिवल में क्या हुआ वो याद नहीं है, लेकिन जब उसने वीडियो देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो नहीं कहने के लिए एक बेवकूफ थी। हालांकि वो स्पष्ट रूप से अब भी उसे पसंद करती है। वो करीब आकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बचता है जैसे कि उसे एसटीडी हो। तो वो इशारा ले लेती है और दूर चली जाती है, लेकिन उसे बताती है कि उन्हें कुछ करना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसने कुछ दिन पहले इस महिला द्वारा दिए गए भावनात्मक नुकसान को भुला दिया है, क्योंकि ये तुस जल्दी से उसे फिर से मौका देता है और यहां तक कि उससे अनुरोध करता है कि वो उसके साथ ना जाए। बाद में काची उसे लेने आती है और कोरो के प्रति अभी भी व्यवहार कर रही है, तो वो उसे रोकता है और उन्हें बेस्टीज बनने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां लड़कियां होती हैं और वे कार में एक दूसरे को तिरस्कृत करती रहती हैं। उसकी व्यवहार को देखकर काची कहती है कि उसे नहीं लगता कि कोरो सच में अपनी याददाश्त खो चुकी है। मारू कहता है कि उन्हें साबित करना होगा कि क्या यह वास्तव में ऐसा है। फिर वे लाइब्रेरी पहुंचने पर एक आइडिया के साथ आते हैं। वो उसे एक नफरत भरा ऑक्टोपस का खाना खिलाता है और उसके नफरत भरे रिएक्शन की प्रतीक्षा करता है, जैसे कि वो हमेशा करती है। बट वो ऐसे एक्ट करती है जैसे उसने कभी इसके साथ कोई बुरा अनुभव नहीं किया, तो ये उसे ये साबित करता है कि उसे वाकई में भूलने की बीमारी है। वो उसे सीईओ का कार्ड देता है, उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। वो उसे गले लगाकर कहती है कि अगर यही वो है जो वो करना चाहता है तो वो शोबिज में उसके साथ शामिल होने को तैयार है। तभी काची और तेत्सु उनके साथ शामिल होते हैं और काची उसे ये सुनकर गुस्से में आ जाती है कि वो अपने एक्टिंग करियर में लौटने पर दोबारा विचार कर रहा है। तेत्सु उसे परेशान करता है और वो मारू से सिर पर एक थप्पड़ खाता है, जो उसे कहता है कि वो लड़कियों के लिए इतना बुरा क्यों है जब वो खुद सबसे नीच स्तर की भीड़ में नहीं आ सकता। बाद में वो एक आइडिया पर चर्चा करने के लिए बैठते हैं जो तेत्सु ने सोचा है, जो है एक एंटरटेनमेंट क्लब बनाना। वो सुझाव देता है कि चूंकि काची हमेशा से एक नाटक लिखना चाहती है जिसमें मारू मुख्य भूमिका में हो, वो क्लब को एक रास्ता के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। तेत्सु की चालाकियों को जानकर लड़कियों को जिज्ञासा होती है कि वो अचानक दूसरों के लाभ के लिए इतने शानदार आइडियाज क्यों दे रहा है। मारू उन्हें बताता है कि तेत्सु से कोई जानकारी निकालने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि वो तब तक सच नहीं बताएगा जब तक वो तैयार न हो। इसके बाद एंटरटेनमेंट क्लब बन जाता है और इसके पहले कुछ सदस्य बनते हैं। मारू कहता है कि वो अपने पुराने एजेंसी में वापस लौटेगा ताकि क्लब को प्रस्तुत कर सके और उन्हें स्पॉन्सर्स मिल सकें। तेत्सु उसके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन उसे बताने से इनकार करता है कि वो वास्तव में क्या कर रहा है। हाई भी बताती है कि वो उनके साथ आना चाहती है क्योंकि उसे मीटिंग के डिटेल्स जानने में दिलचस्पी है। बाद में वो एजेंसी पहुंचते हैं उनके साथ और मारू याद करता है कि ये उसकी पहली मुलाकात का स्थान था। वो उसे याद दिलाती है कि वो कितना प्रतिभाशाली था, एक ऐसे लड़के के लिए जो इतना बोरिंग था कि वो पूरी पृथ्वी को सोने पर मजबूर कर सकता था। सीईओ आखिरकार अराइव्स होता है और लगता है कि वो मारू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है। उसे कहता है कि वो फोर्ब्स मैगजीन के टॉप 10 लोगों की तरह ड्रॉप आउट बन जाए। जब वो कुरो की तरफ ध्यान देता है तो वो विनम्रता से उसकी पेशकश ठुकरा देती है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो अगले 3 वर्षों में एक मल्टीमिलियनेयर बन सकती है, जबकि मारू इस समय में अपनी नेटवर्थ को दोगुना कर देगा। अनपेक्षित रूप से मारू ये सुनकर उत्साहित होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो सभी कर्दाशियंस को खरीद सकता है, लेकिन लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान नहीं है और वो इससे नफरत कर रही हैं। टॉप आदमी मारू को बताता है कि असल में एक बड़ा स्पॉन्सर है जो उसे चाहता है, एमशू एक कमर्शियल के लिए जो बाद में आएगा। ये बेवकूफी से भरा डील कुरी को ठुकरा देता है, लेकिन मैनेजर जोर देता है, यहां तक कि वो उसकी बेवकूफी पर शर्मिंदा कर देता है और कहता है कि उसके पास कोई शिष्टाचार नहीं है। ये सब मारू के लिए काफी है, जो इस आदमी की टिप्पणियों से तंग आ चुका है और उसके सिर पर एक वाइन की बोतल उड़ेल देता है, साथ ही उसे चेतावनी देता है कि वो अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड का फिर से अपमान न करे। आदमी गुस्सा हो जाता है और मारू को बताता है कि वो और उसके दोस्त बुरे हैं, लेकिन तेत्सु इसे शांति से नहीं लेता और उसके कॉलर से पकड़ लेता है। जब मारू उसे रोकता है तो आदमी को अचानक कॉल आता है और वे सभी सोचते हैं कि वो मुश्किल में है, लेकिन की का पिता आता है और कहता है कि वो उसके विज्ञापन के लिए स्पॉन्सर है।
वोम के साथ उनकी कहानी सुनता है जो एक ऐसा समाधान लाती है जो मारू को जेल में नहीं डालेगा। वो कहती है कि उन्हें एक कमर्शियल कॉन्टेस्ट करना चाहिए और अगर मारू हारता है तो उसे उस बेवकूफ के लिए काम करना होगा, लेकिन अगर मारू जीतता है तो वो पुलिस को शामिल नहीं करेगा और मारू की अन्य एजेंसियों के साथ प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो मारू से कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ टीम बनाकर की के पिता से थोड़ी मदद भी मांगे, लेकिन जब वो कहती है कि वो कमर्शियल में एक्टिंग करेगी लेकिन मोगुल की टीम पर, तो वो मारू को पूरी तरह से बिखेर देती है। वो सभी विज्ञापन की योजना बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं और काची कहती है कि उसके पास एक बेहतरीन आइडिया है। इस बीच अपनी बैकस्टोरी पर विचार करती है, याद करते हुए कि उसका जीवन मारू से मिलने से पहले कैसा था। वो एक दुर्व्यवहार करने वाले घर में बड़ी हुई थी और केवल एक बड़ी बहन थी जिस पर वो सहारा ले सकती थी जब तक उसे उस एजेंसी द्वारा नहीं खोजा गया जिसने उसकी प्रतिभा को पहचाना और वहीं पर उसने मारू से मुलाकात की। उसने हमेशा उसे अधिक आत्मविश्वासी रहने और अपनी प्रतिभाओं पर जीने की सलाह दी थी, इसलिए उसने ऐसा करने का वादा किया, लेकिन फिर वो एक दिन अचानक एक्टिंग छोड़ देता है। वर्तमान में और उसकी बहन मारू के विज्ञापन को उसके दोस्तों के साथ देखने बैठती हैं, लेकिन नोट करती है कि जबकि ये शानदार है, ये विज्ञापन के केंद्रीय थीम पर ठीक से केंद्रित नहीं है। वो उसे चीजों को ठीक करने के लिए कॉल करती है और वो उसे एनर्जी ड्रिंक के लिए एक और बेहतर विज्ञापन से चौंका देता है जो कुछ ज़ोंबी टाइप चीज पर केंद्रित है। जब वो इसे देखती है, राहत महसूस करती है और तुरंत जानती है कि मारू का विज्ञापन उसका विज्ञापन से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। जैसे ही उम्मीद की जाती है, उसके विज्ञापन को एजेंसी की तुलना में वोटों की संख्या दोगुनी मिलती है, इसलिए वो और उसके दोस्त ड्रिंक्स के साथ जश्न मनाते हैं। बाद में तेत्सु की पिता से मुलाकात होती है और वो बताते हैं कि उसने एंटरटेनमेंट क्लब की स्थापना की क्योंकि वो बेवकूफ सीईओ आदमी उसका पिता है और वो उसे इतना नफरत करता है कि वो चाहता है कि उसकी एजेंसी टूट जाए। इसलिए उसने मारू को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। अब उसने आखिरकार की के पिता को स्पॉन्सर बना लिया है, तो वो सफलता के रास्ते पर है। बाहर जाते समय वो एबे से मिलता है जो जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उससे पूछता है कि उसके दोस्त कैसे हैं और इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है। तेत्सु कहता है कि कुरोरो सबसे बड़ा विजेता है और बताता है कि उसने उसके साथ एक योजना बनाई थी। उसने अमनेसिया का बहाना बनाने का प्रस्ताव दिया ताकि वो मारू को करीब लाकर उसे एजेंसी के निर्देशक से नफरत करवा सके। वो जानता था कि इससे कुरोरो को गुस्सा आएगा। अब जब ये सब लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं, तेत्सु कहता है कि कुरोरो ही एकमात्र विजेता नहीं है, पर मोमो भी जो सफलतापूर्वक एजेंसी को छोड़ चुकी है और उनके स्कूल में ट्रांसफर हो गई है। कुरोरो और काची उसे फिर से खतरे में डालने के इतने करीब हैं, लेकिन वह समझाता है कि उसने मोमो को उनसे जुड़ने की सलाह दी क्योंकि उसे एजेंसी के डायरेक्टर से बचाने की जरूरत थी। हालांकि मोमो कबूल करती है कि यह उसका मुख्य कारण नहीं था और वह बस अपने जीवन के प्यार के करीब रहना चाहती है, जो कि वो है। बेशक महिलाओं को फिर से गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह सुरक्षा के लिए भागता है और रेना द्वारा बचाया जाता है। वह उससे पूछती है कि वह अभी भी तेत्सु के साथ दोस्त क्यों है, हालांकि उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, और वह कहता है कि यह इसलिए है क्योंकि तेत्सु ही एकमात्र है जो उसके प्रसिद्ध अभिनेता होने का फायदा नहीं उठाने की कोशिश कर रहा है और हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। अगले दिन मुर को पता चलता है कि उसे खेला गया क्योंकि कुरो ने वास्तव में कभी भी भूलने की बीमारी नहीं की थी, इसलिए वह उस पर चिल्लाता है और वे एक गर्म बहस में उलझ जाते हैं जिससे वह फिर भी हार जाता है क्योंकि उसे अब भी समझ नहीं आता कि उसने उसे झूठ क्यों बोला। बिस्तर पर लेटकर वह इस मुद्दे पर ज्यादा सोचने लगता है और समझने की कोशिश करता है कि कुरो ने अपनी भूलने की बीमारी क्यों बनाई। उसका अच्छा आधा सुझाव देता है कि वह अपनी रिश्ते को बचाने के लिए ऐसा कर रही थी, जबकि उसके अंदर का शैतान उसे उससे दूर रहने की चेतावनी देता है क्योंकि वह कुछ बुरा करने की योजना बना रही है और शायद फिर से उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसी बीच काची को एक कॉल आती है जो उसे बताती है कि वह प्रेम त्रिकोण में हार रही है क्योंकि कुरो और मरु अब फिर से पहले जैसे ही करीब हैं जैसे त्योहार से पहले। वह उससे पूछती है कि क्या वह अपनी तरफ लेने के लिए तैयार है और वह कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं है जब तक कि उसे इससे कोई लाभ हो। इसलिए वह उसे बताती है कि उसके पास एक विचार है। अगले दिन तेत्सु मोमो को एंटरटेनमेंट क्लब में शामिल करता है और क्लब के सदस्यता अधिकार और नियमों के बारे में बताता है। वह कहता है कि आधिकारिक सदस्यों को नए सदस्य के लिए वीटो और वोट देने का अधिकार होगा। उनकी पहली क्लब गतिविधि के लिए तेत्सु एक तैराकी गतिविधि का प्रस्ताव देता है जिसमें कुछ स्टेज प्रदर्शन करने का भी अवसर होगा ताकि उनके क्लब का प्रचार हो सके। महिलाएं नाराज हो जाती हैं और इन धूर्तों द्वारा इस्तेमाल होने का अनुभव करती हैं, इसलिए कुरो उन्हें उनकी बेवकूफियों पर बुला देती है, लेकिन कोरो, जो कि पैथेटिक सिंप है, घुटने टेक कर नंगी तस्वीरें मांगने लगता है। पूरी बात एक छोटे से झगड़े में बदल जाती है और लड़कियां इसके खिलाफ वोट देती हैं, लेकिन वोट स्विमसूट के पक्ष में आता है, इसलिए काची को संदेह होता है कि कुरो एक गद्दार है और लड़कों के पक्ष में वोट दिया है। यह गतिविधि 3 दिन की छुट्टी के लिए निर्धारित है,
लेकिन कुरो कहती है कि वह नहीं आ सकती क्योंकि उसकी बहनों को घर पर उसकी जरूरत है। लेकिन तत्सु यह सुझाव देता है कि अगर संभव हो तो उन्हें लाया जाए। जबकि मरु पूरे मामले के लिए उत्साहित है, वह कुरो से चिढ़ जाता है, जो उसे इस बात के लिए मजाक उड़ाती है कि वह कक्षा में सबसे बेवकूफ छात्र है, जिसका सीजीपीए उसकी शारीरिक गिनती के समान ही कम है। जब वे पूछते हैं कि छुट्टी कहाँ आयोजित की जाएगी, तेत्सु कहता है कि की का पिता उन्हें अपना निवास प्रदान कर रहा है, और इससे कुरो को संदेह होता है कि ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और काची ने तेत्सु का उपयोग अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए किया है। काची खुद का बचाव करती है, हालांकि वह वास्तव में इस मामले में शैतान है और मरु उसका समर्थन करता है, कुरो के साथ असहमत होता है और उसे बताता है कि वह गलत अनुमान लगा रही है। यह उसे परेशान करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उसके एक शब्द पर विश्वास नहीं करता। बाद में कोरो की बहन उसकी मदद करने आती है, लेकिन वह वास्तव में आत्मजागरूक हो जाती है और गर्मी में बेवजह बर्ताव करने लगती है। बाद में वे दोनों रात का खाना खाते हैं और वह मरु से पूछती है कि उसके और कुरो के बीच क्या हुआ जब वह उनकी बेवकूफी भरी प्रेम कहानी सुनाता है। बेचारी लड़की बहुत बोर महसूस करती है, जैसे वह उनकी बेवकूफ कहानी सुनकर अपना माइक्यू खो चुकी है। मरु उससे पूछता है कि गलत कौन है और वह कहती है कि वे वास्तव में दोनों बेवकूफ हैं, लेकिन मरु को कुछ विश्वास की समस्याएं हैं। वह उसे बताती है कि कुरो उतनी खुली और अभिव्यक्तिशील नहीं होगी जितनी वह है, और फिर उसे बताती है कि वह बेवजह के फैसले न करें क्योंकि वह सुनिश्चित नहीं है कि क्या वह वास्तव में उससे प्यार करता है। अंत में वह उसे बताती है कि यात्रा के दौरान उसके साथ रहने वाली महिलाओं से सावधान रहे क्योंकि वे उसे लुभाने का प्रयास कर सकती हैं, यह जानते हुए कि वह और कुरो के बीच झगड़ा हो रहा है और इसका फायदा उठा रही हैं। इसी बीच तेत्सुने की के पिता से बात की और उसे इस राज को न बताने की दुआ की कि रेना वास्तव में उसकी बहन है। जब वह बातचीत की याद दिलाता है, काची उसे कॉल करती है, उसका धन्यवाद करती है कि उसने उसकी योजना को लागू करने में मदद की और उसे बताती है कि मरु को अपने प्यार का इजहार करने के लिए मजबूर करने का प्रतिशोध न भूले। दिन आखिरकार आता है और मोमो की बहन मरु को चेतावनी देती है कि उसे किसी और पर नजर नहीं डालनी चाहिए सिवाय मोमो के, अगर वह नहीं चाहती कि वह उसके सॉसेज को रात के खाने के लिए काट दे। मॉल में काची इस तथ्य पर टिप्पणी करती है कि यह सुनना काफी आश्चर्यजनक है कि मोमो खाना बना सकती है, क्योंकि वह एक बिगड़ी हुई लाडली लगती है और इसके अलावा वह एक सेलिब्रिटी है। मोमो इसे अपमानजनक पाती है और फिर उसे कुक के लिए चुनौती देती है। तेत्सु यह सुनकर कहता है कि उसे शायद जहर खाने की शुभकामनाएं देता है, लेकिन मरु को यह अन्यायपूर्ण लगता है क्योंकि तेत्सु को उसे मोमो के भोजन का स्वाद लेने में शामिल होना चाहिए। मोमो की बहन उनके सिर में कुछ समझदारी डालती है और उन्हें भोजन के लिए एक थीम चुनने के लिए कहती है, फिर वे सभी हॉटपूट पर तय होते हैं, हालांकि काची इसके साथ बहुत सहज नहीं है। बाद में तेत्सु मरु को जोनिंग करते हुए पकड़ता है और यह जानता है कि वह कुरो के बारे में सोच रहा होगा, इसलिए वह उसे सलाह देता है कि अपनी प्रेम कहानी में समाधान ढूंढे जो सभी लड़कियों को खुश रखे, जैसे कि एक हरम रखकर। हालांकि मरु वास्तव में ऐसा लड़का नहीं है, कोई भी लड़का हरम पाने का मौका नहीं छोड़ेगा। इसलिए मरु इसके बारे में सोचता है जैसे वह वहां से चला जाता है। उन्हें नहीं पता कि मोमो और रेना भी मौजूद हैं। उनकी बातचीत पर सुनकर मोमो को एहसास होता है कि उसे काची और कुरो के खिलाफ मारू की रोमांटिक रुचि का कोई मौका नहीं है। इसलिए वो फैसला करती है कि जब बाकी दोनों उसकी मोहब्बत के लिए लड़ रहे होंगे, वो उसके करीब जाएगी। जब वो की के विला में पहुंचते हैं, मोरू एस मोड़ में जाती है और उसके पैर फिसलने लगते हैं क्योंकि वो बहुत गरीब है और ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लग्जरी अनुभव है। जब वो अंदर जाते हैं, काची उन लोगों को कुछ कमरे बांटती है, जबकि बाकी के कमरे कुरो और उसकी बहनों को दिए जाते हैं। वो बालकनी पर जाते हैं और तेत्सु मोरू को पूल में फेंक देता है, जिससे उनके बीच मस्ती भरी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच कुरो अपनी गतिविधियों में व्यस्त है और उसकी बहन ये बात उठाती है कि मारू शायद इतनी सारी बत्तियों और बिकिनियों के बीच रहते हुए अपनी जिंदगी का समय बिता रहा है और चावल के केक देखने का मौका पा रहा है। वो इस विचार से खुद को सजा देती है और लगभग पूरे बिल्डिंग को तोड़ देती है, इसलिए उसकी बहन मदद के लिए पुकारती है ताकि उसे रोका जा सके। बाद में रेना अपनी सुंदर स्विमसूट दिखाती है जब वो अन्य लोगों के साथ समुद्र तट पर शामिल होती है, लेकिन तेत्सु उसकी बहन के मेलेंस पर मारू की टकटकी को पकड़ लेता है और लगभग उसे काट देता है। तभी काची उसे टेक्स्ट करती है कि वो उससे समुद्र तट के एक प्राइवेट एरिया में मिलने आए ताकि वो उसे अपना स्विमवियर दिखा सके। वो बेवकूफ की तरह भागता है, केवल ये जानने के लिए कि वो कुछ निराशाजनक रोबे में है, लेकिन काची अपने अंदर के शैतान को चालू कर देती है और उसके लिए कपड़े उतार देती है, जिससे वो बेचारा लगभग अपना दिमाग खो देता है। वो उसे बताता है कि वो इतनी खूबसूरत है कि वो अपनी चेहरे को उसके हनी पॉट में छिपा सकता है और वो आंसू में आ जाती है क्योंकि उसने हमेशा उसे ऐसा कहते सुनने की इच्छा की है। वो उससे बैठने के लिए कहती है और वो उसे थोड़ा जगह देता है, लेकिन लेडी काची गर्मी बढ़ा देती है और उसके थ्रॉबिंग सॉसेज पर बैठ जाती है। ओह, जैसे चीजें आर रेटेड होने वाली हैं।
बेवकूफ मोमो शो को खराब कर देती है। वो मारू को बताने के लिए बुलाती है कि वो उन्हें देख रही है और तेत्सु के पास की छोटी सी वीडियो है। उससे पहले कि वो कुछ कहे, मोमो उस पर दौड़ पड़ती है और जोर देती है कि वो भी उसके गोद में बैठना चाहती है। बाद में वो प्रैक्टिस के लिए इकट्ठा होते हैं और मोमो की बेदाग परफॉर्मेंस के बाद काची कुछ दादीनुमा मूव्स दिखाती है जो मारू को उसकी महिलाओं के स्वाद पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। जब उसकी बारी आती है, मारू बिना किसी मुश्किल के मूव्स करता है और दूसरों को जलन महसूस कराता है क्योंकि वो सोचते हैं कि देवताओं ने उसे इतनी प्रतिभा क्यों दी। बाद में वो काची को ये सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वो किसके लिए डांस करना चाहती है और इससे उसके लिए खुद को चुनौती देना आसान हो जाएगा। फिर वो मोमो से मिलता है जो कुकिंग कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही है और उसकी मदद मांगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि काची बिना कुछ कहे बाहर चली गई है तो वो उसे छोड़कर काची के पास जाता है। काची समुद्र तट पर है, इस बात से डिप्रेस्ड है कि उसकी कुकिंग स्किल्स इतनी खराब हैं कि वो आमतौर पर उसे एनीमे वाइफ मटीरियल के रूप में अयोग्य ठहराती है। हालांकि मारू उसकी गड़बड़ सुनता है और उसे बताता है कि उसे मजबूत होने की जरूरत नहीं है और उसके लिए परफेक्ट दिखने के लिए ओवर एक्सर्ट करना ठीक है। उसने ये भी पाया कि उसने अपने पसंदीदा फ्राइड चिकन को बनाने का समय निकाला था, इसलिए वो उसकी सराहना करता है और बताता है कि वो उसकी जगह वो बना सकती है। वो उठते हैं और एक दूसरे को चूमा करने वाले होते हैं जब उसे कुरो की एक बहन द्वारा दी गई सलाह याद आती है जो उसे महिलाओं के जादू में पड़ने से रोकने के लिए थी, इसलिए वो खुद को रोक लेता है और उसका हाथ छोड़ देता है। काफी समय बाद जब वो सो रहे होते हैं, कुरो और उसकी बहनें उनके पास आती हैं जो उसके लिए बहुत आश्चर्यजनक होती है। किसी अजीब वजह से कुरो मारू के साथ लड़ाई करना चाहती है, लेकिन उसकी बहन उसे रोक देती है। बाद में लड़कियां अपने डांस रूटीन का अभ्यास करती हैं और मारू काची की तारीफ करता है, यह कहते हुए कि उसके मूव्स पिछले वाले से काफी बेहतर हैं। कोरोरो ये सुन लेती है और उसे खुशी नहीं होती, इसलिए वो अपनी एक छोटी सी योजना बनाने का फैसला करती है। बाद में वो अपने स्विमवियर में आती है और मारू को उनके बीच की दोस्ती को फिर से देखने के लिए मजबूर करती है। उसकी संस्कारी आंखें एक ही महिला पर नहीं टिकती और उसकी नजरें उसके सामने की मेलन्स पर टिक जाती हैं। बाद में हियोरी दूर से काची को देखती है और अपनी बहन को बताती है कि वो काची से मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास एक आईजी बैरी की बॉडी, फेस कार्ड और पर्सनालिटी है, जबकि कोरोरो के पास तो कोई अच्छी पर्सनालिटी भी नहीं है। इस समय कुरो काफी हद तक परेशान हो चुकी है, इसलिए वो उठती है और मारू को झाड़ियों में खींच लेती है ताकि अपनी निराशा को उस पर निकाल सके। वो उससे पूछती है कि वो क्यों उस पर भरोसा नहीं करता और वो कहता है कि उसे केवल इस बात की समस्या है कि उसने उसे झूठ बोला और माफी मांगने के बजाय उसने गैसलाइटर बनने का फैसला किया। फिर वो उसे जमीन पर पिन करती है और बताती है कि वो दूसरों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रही है क्योंकि वो उसके साथ अनावश्यक रूप से प्यार भरा बर्ताव शुरू करने वाली है। मारू हैरान होता है क्योंकि उसने कभी उसकी ये साइड नहीं देखी है, लेकिन वो उसे बताती है कि उसे तैयार रहना चाहिए क्योंकि वो समुद्र तट पर अभी तक कुछ भी नहीं देख पाया है। वो उसके पास आती है और उससे अपने प्यार की घोषणा करती है जितनी बार उसने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी। जब वो उसके साथ खत्म होती है, मारू लगभग प्यार की घोषणाओं से एलर्जिक हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुरो ने अपने आप को उसके दिमाग में डाल दिया है और वो इस बात से जूझता है कि वो उसके दिल के अंदर घुसने में सफल हो गई है। बाद में वो उसके साथ पढ़ाई करने जाता है और रियलाइज करता है कि उसने उसके कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अध्ययन प्रश्न तैयार करने में बहुत समय निकाला था और वो प्रश्न जो वो स्पष्ट रूप से हल नहीं कर सका। इस पर वो मान लेता है कि कोरोरो हमेशा उसकी मदद में थी और वो ही उसकी हाई स्कूल में दाखिल होने की एकमात्र वजह थी, भले ही कहा गया हो कि उसके पास पहली कक्षा के बच्चे का दिमाग था। स्टेज पर और सूरज ढलते वक्त मारू काची को डांस प्रैक्टिस से दर्द में देखता है तो वो मिदोरी से कहता है कि उसकी मदद करे। वो बाद में उसे प्रैक्टिस करते हुए पाता है और उसकी दोस्त से बातचीत सुनता है। काची कहती है कि वो मारू पर हल्का लेगी और जब वो मदद की जरूरत में होगा तो उसे सपोर्ट करेगी। वो अपने जख्मों के बावजूद प्रैक्टिस करती रहती है, मारू को खुद को साबित करने के लिए और दिखाने के लिए कि वो एक स्वतंत्र महिला है। काची ये मानती है कि ये पूरा फर्स्ट लव ड्रामा उसे खा रहा है और जब मारू उसे देखता है वो अपने भावनाओं में खो जाता है और एक आंसू गिराता है। इसी बीच ईको दूर से उन्हें देखती है और अपनी बहन को बताती है कि उसे मारू के लिए कुछ एहसास है, लेकिन वो उन सभी महिलाओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती जो मारू में रुचि रखती हैं और उसे खुद को अंधा बनाए रखना है और अंदर से मरना है ताकि वो दर्द को कम कर सके, खासकर क्योंकि उसकी दो बहनें भी मारू के लिए तड़प रही हैं। सुबह कुर मारू का ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो सीधे काची के पास जाता है और उसके पैर की जांच करता है। जब वो इन दोनों को देखती है, कुरोरो अंदर से मर रही है, लेकिन वो फिर भी काची और मोमो के साथ वीडियो शूट के लिए जाती है जैसे कुछ नहीं हो रहा। लड़कियां वीडियो शूट पर बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन काची गलती से लड़खड़ा जाती है और मारू उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन इस प्रक्रिया में घायल हो जाता है
और वो उसे मदद के लिए जल्दी से ले जाते हैं। बाद में एबे टेत्सु से मिलता है ताकि ये जान सके कि मारू किस लड़की से प्यार में है। स्पष्ट उत्तर काची है, और फिर भी हालांकि वो अपनी रूटीन में बार बार गड़बड़ कर रही थी, इस बात ने समहाउ मारू को आकर्षित किया कि वो हमेशा अपना बेस्ट देती थी। चीजों को और भी खराब करने के लिए मारू कीकी के घर में रहने की योजना है क्योंकि उसके पिता चाहते हैं कि वो उसकी देखभाल करे जब वो उसे बचाने की कोशिश में घायल हो गया। ये बहुत मेसी है और हालांकि कोर्रो इसका विरोध करने की कोशिश करती है, उसके पास ज्यादा कहने का मौका नहीं है क्योंकि की के पिता ने पहले ही कर्ट के पिता से अनुमति मांगी है, इसलिए ये फाइनल है। बाथरूम में मारू पागल हो जाता है और काची के साथ करने वाली सभी गंदगी की कल्पना करता है, लेकिन लड़कियां उसकी जांच करने आती हैं और उसके क्लाइमेक्स को बाधित करती हैं। मोमो मानती है कि उसे पेट में दिक्कत है और सुझाव देती है कि किसी एक लड़की ने उसकी खराब खाना बनाकर उसे जहर दिया। बाद में कुरो की बहनें उन्हें मिलने आती हैं और उसके लिए कुछ सामान लाती हैं, लेकिन जब मारू उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे प्लेग की तरह टाल देती हैं। मिदोरी समझाती है कि शायद वो उसकी क्रोनिक वुमनाइजिंग से तंग आ चुकी हैं। वो मिदोरी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्रीक आउट करती है और कहती है कि वो एक किशोरी है जिसे रशिंग हार्मोन्स है। फिर भी वो उसे छोड़ती नहीं है और उसे बेहोश कर देती है इससे पहले कि वो चली जाए। कुरो उसे सांत्वना देने आती है और उसके कान में गंदे बातें फुसफुसाती है ताकि उसके जख्मों में और इजाफा हो सके। दुर्भाग्यवश उसे अपनी माँ का फोन आता है कि वो की के पास नहीं रुक सकती और मोमो को भी यही कहा जाता है। मोमो घर लौटती है और मारू को कहती है कि वो अपनी सॉसेज को अपनी पैंट में रखे जब तक वो वापस न लौटे। जब वो काची के पास पहुंचता है, काची की मेड उसे डांटती है और उसे एक फिलंडरर कहती है, ये कहते हुए कि उसे काची के सम्मान को प्यार में नहीं बदलना चाहिए। मारू को ये मेड बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसे लगता है कि वो उससे भी बेवकूफ है, लेकिन जब एआई अंदर आती है तो वो दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है। काची बताती है कि वो कपड़े बदलने जाएगी और वो उसके घर पर अपनी बीफ जारी रखते हैं। कोर की शब्दों को सुनकर दुखी है क्योंकि उसने उसे अलग बुलाया और बताया कि उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास कोई बढ़त है क्योंकि वो बिल्कुल पड़ोस में है, क्योंकि काची शायद इस रात मारू के साथ बिस्तर साझा करने वाली है। कुरो इस बात से परेशान है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो हार नहीं मान सकती। अगले दिन बेवकूफ एसोसिएशन मुरारी एसएस मोमो का स्वागत करने के लिए इकट्ठा होता है अपने बैनर के साथ, खुश हैं क्योंकि उन्हें उसके साथ एक ही जगह में रहने का मौका मिला। लेकिन फिर वो उसे उस दुर्भाग्यशाली मारू के साथ लवली डेट होते हुए देखती हैं और गुस्से में बदल जाती हैं। सौभाग्य से उसके लिए काची अपने डरावने चेहरे के साथ आती है, उन्हें कहती है कि वो हट जाएं और मोमो से कहती है कि वो अपनी क्लास में वापस जाए। वो उसे खिलाती है जबकि कुरो ईर्ष्या से देखती है, लेकिन उसे अपनी मेड याद आती है और उसकी चेतावनी याद करती है कि की के सम्मान को प्यार में मत बदलो। फिर वो क्लास से बाहर निकलता है, कुरो उसके पीछे जाती है और पूछती है कि क्या वो सारी रात की के पैरों के बीच दबे रहा। वो जोर से इनकार करता है क्योंकि काची ने उसे कुछ उबाऊ क्लासिकल म्यूजिक सुनने के लिए मजबूर किया था। जबकि वो बात कर रहे होते हैं, टेत्सु उन्हें बुलाता है और बताता है कि कुछ मीडिया हाउस मारू के साथ इंटरव्यू करने की मांग कर रहे हैं कि वो अचानक स्क्रीन से गायब क्यों हो गए और अब अचानक फिर से आ रहे हैं। कुरो कहती है कि ये असंवेदनशील होगा क्योंकि इसका मतलब होगा मारू के पुराने जख्मों को खोदना और उसे फिर से चोट पहुंचाना। मारू खुद कहता है कि वो मीडिया वालों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता, बाकी दुनिया से सच छिपाने का। इस समस्या को हल करने के लिए टेत्सु सुझाव देता है कि वो डॉक्यूमेंट्री खुद जारी करें और मारू के गायब होने के पीछे की सच्चाई को उजागर करें। उन्होंने पहले की फिल्म देखी ताकि मारू की कहानी बता सकें और पाया कि जब वो उस समय बहुत छोटे थे, वो उस भूमिका को पूरा नहीं कर पाए जो उन्हें थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। इसलिए उन्होंने खुद उस फिल्म के बाकी हिस्से को शूट करने का निर्णय लिया और अन्य मीडिया हाउसों से प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। बाद में कुरो मोमो और काची को एक मीटिंग के लिए बुलाती है और वो सभी सहमत होते हैं कि वो मारू के साथ थोड़ा कम जुनूनी होंगी क्योंकि उसके पास सबके लिए पर्याप्त है। इस पर मोमो कहती है कि उसके पास एक सुझाव है। मारू की डॉक्यूमेंट्री के बारे में ये एक ऐसा प्लान लगता है जो हर एक लेडी को दूसरी पर बढ़त दे सकता है, लेकिन ये मोमो का छोटा सा ट्रिक है मारू की स्नेह जीतने के लिए। बाद में कीकीमेड अपनी अंदर की दानव को सक्रिय करती है और मारवा के बैंडेज पर अपना नाम लिखती है, लेकिन वो जाग जाता है और उसे इस कृत्य में पकड़ लेता है। इनकार करने के प्रक्रिया में वो उसके ऊपर मिशनरी स्थिति में आ जाती है, लेकिन कोरोरो उसे ऐसे पकड़ लेता है और बेवजह परेशान करता है। वो लंच खाने बैठते हैं और टी से एक टेक्स्ट मिलता है जिसमें एक जरूरी मीटिंग की मांग होती है। जाहिर है किसी और ने मारू की डॉक्यूमेंट्री प्रकाशित की है और वो कोई और नहीं बल्कि वो बेवकूफ डायरेक्टर है जिसने मोरू को नाराज कर दिया था। उसने झूठ बोला कि मारू की मां एक दुर्घटना में शामिल थी जो सेट पर हुई थी, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। वो लोग गुस्से में हैं, लेकिन टेत्सु उन्हें शांत करता है और विश्वास दिलाता है कि वो डायरेक्टर से निपटेगा।
जाहिर है एक और बड़ी कंपनी मारू की कहानी में दिलचस्पी रखती है, इसलिए वो मार का अनुमोदन लेता है डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए और लड़कियां मारू का इंटरव्यू लेने की पेशकश करती हैं ताकि उसके अतीत से और विवरण मिल सकें। पहले हैं काची और वो मारू को उस साहसिकता की याद दिलाती है जिसमें एक बार वो उसे एक टॉवर देखने ले गई थी जिसे वो इतना देखना चाहता था। वो इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो डरी हुई थी, लेकिन मारू ने उसे डरने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे साहसी बनने की शिक्षा दी। जब वो अपनी कहानी समाप्त करती है, वो एक दूसरे के करीब जाकर किस करने के लिए झुकते हैं, लेकिन रियलाइजिंग करते हैं कि वो लाइव हैं, इसलिए बस टॉवर पर जाने की डेट तय करते हैं। वो घर लौटते हैं जैसे कि उन्होंने अपनी वर्जिनिटी खो दी हो, तो कीकी मेड शियोन उत्सुक हो जाती है और मारू से पूछती है कि उसने उसके साथ क्या किया। लेकिन जब वो काची की एक प्यारी तस्वीर देखती है, तो वो उत्साहित हो जाती है और मारू के प्रति दयालु होने का वादा करती है उस तस्वीर के बदले। लेकिन ये एक पूरी क्रैकहेड है, इसलिए वो तुरंत अपने वादे से मुकर जाती है, हालांकि मोरू ने पहले से ही उसके लिए तैयार किया था। इस बीच काची इतनी खुश है कि उसकी पहली डेट मारू के साथ इतनी यादगार थी और इसका मतलब हो सकता है कि वो आखिरकार उसे जीत चुकी है। वो उसे किस करने ही वाली होती है कि अगले सुबह मोमो अंदर आती है, जैसे बुरा भाग्य और शो खराब कर देती है। वो उसे छूने लगती है और उसके एब्स के बारे में बहुत फस करती है, जो कि एक ऐसी के लिए आश्चर्यजनक रूप से टोनड है। कम से कम वो जिम जाती है, तुम्हारी तरह नहीं। काची इस मौके को जाने नहीं देती है, इसलिए वो जानती है कि मोमा उस गरीब लकी लड़के को परेशान करेगी। लेकिन जब वो अनवाक्स में उन पर नजर डालती है, तो वो हैरान होती है कि ये थ्रीसम उसके सामने हो रहा है बिना आमंत्रण के। वो बस शामिल हो सकती थी लेकिन उसने हिंसा को चुना। बाद में मोमो मारू को एक डेट पर ले जाती है और वास्तव में उत्साहित होती है क्योंकि ये उसका आइडिया था और उसे लगता है कि उसकी बैकस्टोरी तीनों में से सबसे मजबूत होगी। वो याद करती है कि उसने हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश की ताकि अपने करियर में बेहतर हो सके और मारू को खुश कर सके। और जब उसकी माँ अभी भी जीवित थी, तो उसने उसके पसंदीदा खाने के बारे में जानने की कोशिश की। वो उसे उस दुर्घटना के दृश्य पर ले जाने का फैसला करती है जिसने उसकी माँ की जान ली और उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्योंकि भले ही ये एक दर्दनाक याद होगी, उसका प्लान उसके साथ रहना और उसे इसके माध्यम से चलाना है ताकि वो उसके स्नेह को जीत सके। वो बताता है कि उसने अपनी माँ को कैसे खोया और ये बताता है कि वो इसलिए मरी क्योंकि वो एक रोल के लिए खुद को बहुत मेहनत कर रही थी। तो उस फिल्म को वास्तविकता बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने के बाद मारू अब उसे बचा नहीं सका क्योंकि वो अपनी दुख से प्रभावित हो गया था। ये रिकॉर्ड करते समय मोमो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो हमेशा इतनी स्वार्थी रही है और मारू की अचानक गायब होने को अपने बारे में बना लिया। तो वो टूट जाती है और आंसुओं में माफी मांगती है कि जब उसे समझने की जरूरत थी तो वो समझ नहीं पाई। वो उसे बताती है कि उसने सच में उसकी माँ से प्यार किया और सुनकर वह भी टूट जाती है कि वो गुजरी, क्योंकि वो उस माँ की सही छवि थी जो उसने कभी नहीं पाई। मारू भी बेबसी से रोता है और समझता है कि वो कितना दुखी है। फिर वो एक गर्म गले में एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। बाद में मोमो वादा करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी कि वो जैसे बच्चे की तरह रोया और फिर वो घर लौटते हैं। वहां वो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, लेकिन शियोन अंदर आ जाती है और रोमांस को खराब कर देती है। तो वो उसे कुछ तस्वीरों के साथ लुभाते हैं और वो उन्हें जाने देती है, लेकिन इससे पहले कि वो मारू को एक किक से फ्रैक्चर करे, जो वाकई में उसे यूएफसी प्रतियोगी बनाने के लिए योग्य बनाती है और एक मेड नहीं। स्कूल में टेट्सु मारू को सूचित करता है कि लड़कियां नाटक में प्रदर्शन करेंगी और उन्हें अब जल्दी काम करना होगा क्योंकि मीडिया स्पेस में कुछ शांति है। बाद में कोरोल मारू को अपनी डेट पर लेती है और उसे एक वाक पर ले जाती है जिसमें वो अपने और मारू के रिश्ते की टाइमलाइन पर विचार करती है। वो उसे प्राथमिक विद्यालय से प्यार कर रही है, यहां तक कि उससे पहले कि वो स्टारडम पर पहुंच जाए। उसकी बहनों के लिए मारू परिवार की तरह था और उन्होंने हमेशा उसे उस रूप में प्यार किया कि वो कौन था, यहां तक कि जब वो अचानक स्क्रीन से गायब हो गया और दूसरे लोग उसके बारे में हर तरह की नकारात्मक बातें कर रहे थे। एक दिन उसने देखा कि वो पहले से अधिक बार नहीं आ रहा था, तो उसने उसके पीछे पीछे जाना शुरू किया और उसे एक गुफा में पाया। अभी वो उसे वहीं ले जा रही है और मारू इसे पल भर में पहचानता है। बचपन में वहां उनके पास बहुत मजा था क्योंकि ये मारू का कंफर्ट जोन था। यादों का आनंद लेने के बाद वो वहां कुछ समय बैठते हैं और शांत वातावरण का मजा लेते हैं। फिर वो मैदान में जाते हैं जहां कोरोरो उसे अपने प्यार का इजहार करती है और बताती है कि वो इस बार सच में है। मारू पूछता है कि जब उसने उसे त्योहार में पूछा था तो उसने उसे क्यों ठुकराया। वो उसे बताती है कि वो केवल उस समय के लिए प्रतिशोध चाहती थी जब उसने क्लास में उसे ठुकराया था। आंसू भरे मारू कूरी को बताता है कि वो इस तथ्य से निराश था कि वो चीजें अपने आप में रखे रहना चाहती थी और उसे नहीं बताती। तो अब ये जानकर कि वो कैसे महसूस करती है, ये उसके लिए सुकून देने वाला है। कोरोरो उससे जवाब देने के लिए कहती है और वो तुरंत याद करता है कि उसके पास दो और साइड हैं। चिक्स जो अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी हैं, वो समझता है कि वो उससे प्यार करता है पर वो किसी और से भी प्यार में है।
क्योंकि वो उतना ही कंफ्यूज है जितने ये रैपर्स जिनके 20 बेबी ममास हैं, जबकि वो अभी भी सोच रहा है। कोर उसे बताती है कि उसका टाइम खत्म हो गया है और उसकी रिस्पॉन्स अमान्य होगा, क्योंकि 10 सेकंड से ज्यादा बोलने का मतलब ये होगा कि वो पूरी तरह से उसके लिए कमिटेड नहीं है और किसी और के बारे में सोच रहा है। वो कहती है कि वो समझती है कि जिंदगी बिल्कुल काली और सफेद नहीं है, तो वो एक अजीब सिचुएशनशिप का प्रस्ताव रखती है जिसमें वो उसकी बचपन की गर्लफ्रेंड बनेगी, जिससे वो भविष्य में सही हालात में उसे डेट कर सके। मारू को ये आइडिया बहुत पसंद है क्योंकि इसका मतलब है कि वो फ्री में मेलन चूस सकता है, पर उसे इस सच का सामना करना पड़ता है कि अगर वो गलती से भी उसे किस करता है तो वो आधिकारिक तौर पर एक कपल हो जाएंगे। वो उसे बताती है कि इस रिश्ते को सीक्रेट रखना है और वो खुशी खुशी घर वापस जाते हैं। अगले दिन अबे टेत्सु को बताता है कि उसने मारू का डॉक्यूमेंट्री देखा है और देखा है कि कोर ने मारू पर एक स्मार्ट मूव किया, क्योंकि उसे न तो रिजेक्ट किया गया और न ही एक्सेप्ट किया गया, लेकिन किसी तरह से एक संभावित रोमांटिक रिश्ते का आश्वासन बना लिया। बाद में टेत्सु मारू को बताता है कि उसके पास स्कूल में उसे घेरने वाली लड़कियों का एक फैन क्लब है, पर उसकी मुख्य चिक्स उन्हें उसके करीब भी नहीं आने देंगी। क्या आपको लगता है कि मारू कभी फ्रेंड जोन से बाहर निकलेगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें और अगर आपको एनीमे रिकैप्स पसंद हैं तो ये वीडियो देखें।